हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो प्रीवियस 7 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में आए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, एंड दैट इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। द क्वेश्चन सेज इन मैमल्स which blood vessel would normally carry the largest amount of urea। तो बच्चों, हमसे बोला जा रहा है मैमल्स के केस में, बिकॉज यू नो मैमल्स आर यूरियोटेलिक, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया को कैरी करने वाली यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल आपको देखने को मिलेगी। और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रीनल वेन, ऑप्शन बी डॉर्सल एओर्टा, ऑप्शन सी हिपैटिक वेन या फिर ऑप्शन डी हिपैटिक पोर्टल वेन। तो बच्चों, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? याद कीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट एडॉन वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया भी था। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, बिकॉज यूरिया आप जानते हो मैमल्स के केस में द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? ऑब्वियसली इन द लीवर। तो यहां पर लीवर का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होने वाला है। सो लेट अस ट्राई टू सी वन थिंग। इमेजिन दिस इज अवर लीवर। मैं बड़ा सा यहां पर आपको लीवर बना देता हूं, ठीक है। और आपको पता है यूरिया कैसे फॉर्म होता है? ऑब्वियसली जो आपके एक्सेस अमाइनो एसिड्स आते हैं ना, जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अब्सॉर्ब हुए हैं, सो वो अमाइनो एसिड्स आपके लीवर में जाते हैं। तो देखो यहां पर इमेजिन करते हैं कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं एट द इंटेस्टाइन लेवल, राइट। ये क्या कर रही हैं? अमाइनो एसिड्स को अब्सॉर्ब कर लेकर आ रही हैं थ्रू अ वेन, एंड दिस वेन इज गोइंग टू अगेन रीडिवाइड इनटू अ बंच ऑफ कैपिलरीज। ओके, तो ऐसी वेन जो कि स्टार्ट भी कर रही है इनटू द कैपिलरीज और ब्रेक भी कर रही है इनटू द कैपिलरीज वुड बी कॉल्ड अ पोर्टल वेन। याद है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम? सो ये जो पोर्टल वेन है, दिस इज द वेन जो कि लेकर जा रही है ब्लड को टुवर्ड्स द लीवर, हेंस इट इज कॉल्ड हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है। सो हेपाटिक पोर्टल वेन है। हेपाटिक पोर्टल वेन अमाइनो एसिड्स को लेकर जाएगी। अब देखो लीवर के अंदर जाके ये हेपाटिक पोर्टल वेन अगेन कैपिलरीज के बेड में डिवाइड कर रही है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करोगे बच्चों, जितने भी एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड आउट। तो यहां पर ये आपके एक्सेस अमाइनो एसिड्स है। एक्सेस अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाएगा? इसका होगा डीएमिनेशन। तो यानी कि यहां पर से जो अमाइनो ग्रुप है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और फर्दर सिंथेसिस होता है ऑफ यूरिया। तो इस अमोनिया का जो रिमूवल हुआ है वो यूरिया के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एंड दिस यूरिया विल बी अगेन पुट बैक इनटू द ब्लड वेसल जो कि आपके लीवर को लीव कर रही है। सो फर्दर जो आपकी ये कैपिलरी बेड है जो लीवर के अंदर प्रेजेंट है, वो फर्दर रीजॉइन करेगा टू फॉर्म अनदर वेन विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड द हेपाटिक वेन। तो जिस ऑर्गन में सिंथेसिस हुआ उसी ऑर्गन की जो लीविंग वेन है, जो लीव कर रही है उस ऑर्गन को, उसी में सबसे ज्यादा यूरिया का प्रेजेंस होगा, दैट इज गोइंग टू बी हेपाटिक वेन। सो हेपाटिक वेन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया कैरी करके लेकर जाती है, हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो याद रखना है हेपाटिक पोर्टल वेन नहीं हो सकती, बिकॉज अभी तक यहाँ पर डीएमिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफ द अमाइनो एसिड्स। और याद रखना है बच्चों, मैंने आपको बताया था यूरिया भले ही फॉर्म लीवर में हो रहा है, इसलिए जो ब्लड वेसल लीव कर रही है आपके लीवर को, उसके पास सबसे ज्यादा यूरिया होगा। बट यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट आपके किडनी तक जाता है और किडनी में उसका रिमूवल होता है। इसका मतलब जो किडनी को लीव कर रही ब्लड वेसल होगी, दैट इज रीनल वेन, उसमें सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, बिकॉज जितना भी यूरिया ब्लड पहुंचा था लेकर आपके किडनीज में, वो उसको बाहर रिमूव भी कर चुका होगा। तो फाइनली जो ब्लड आपकी किडनी से बाहर आता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस इन इट्स यूरिया कंटेंट। इसीलिए जो मिनिमम यूरिया कैरी करने वाली ब्लड वेसल है, दैट इज गोइंग टू बी रीनल वेन। इस बात को भी मैं मेंशन कर देता हूं। सो मिनिमम यूरिया is going to be present in the renal vein. So I hope
The very first question for today's session is very clear to all of you. It was a very easy question, right? तो बच्चों, next we have on screen is our problem number 2 from the year 2016 phase 2nd. And the question says, the part of nephron involved in the active reabsorption of sodium is. तो सोडियम के एक्टिव reabsorption में आपके नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी बोमन्स कैप्सूल, ऑप्शन सी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप, या ऑप्शन डी द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो बच्चों देखो, आपको अच्छे से पता है सोडियम आपकी बॉडी का प्रिंसिपल कैटायन है और इसका रीअब्जॉर्प्शन आपको नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलता था. याद है ना आप सभी को? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम जो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते थे. तो वहां पर नियरली ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब हो जाते थे और 70 to 80% ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस भी इन्वॉल्व थे वो एक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाते थे बैक इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब बहुत सारे बच्चों के मन में यहां पर डाउट आ सकता है विथ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आप कहोगे भाई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी तो आपको सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलता था, isn't it? But remember बच्चों, वहां पर जो रीअब्सॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर देखने को मिलता है. दैट मींस वहां पर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन देखने को मिलता था ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ अ हार्मोन जिसे हम बुलाते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि कौन सेक्रेट करता था? अड्रीनल कॉर्टेक्स. दैट मींस अड्रीनल कॉर्टेक्स की प्रेजेंस में ही यहां पर सोडियम का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है. बट हमसे इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कंडीशन के बारे में मेंशन किया गया हुआ ही नहीं है. इसका मतलब हमें यहां पर सिंपली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को ही अपना करेक्ट आंसर मानना है. तो हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए पीसीटी और द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? तो बच्चों, हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है फ्रॉम द ईयर 2017 एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो बच्चों, दिए हुए इन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है और अगर आप देख पा रहे हो इन सभी ऑप्शंस में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द लूप ऑफ हेनले. तो इसलिए मैं यहां पर आपको लूप ऑफ हेनले को सबसे पहले तो यहां पर रिकॉल करवा देता हूं, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जिनको रिकॉल करने के बाद ना आपको आंसर फाइंड करने में बहुत आसानी होगी. तो बच्चों, आप जानते हो आपके नेफ्रॉन में अगर हम स्ट्रक्चर देखें नेफ्रॉन का, तो सबसे पहले तो आपको एक कप शेप देखने स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज द बोमन्स कैप्सूल. ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये लीड करता है इनटू अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, राइट? ये पीसीटी फर्दर लीड करता है इनटू अ यू शेप्ड, आप कह सकते हो इनफैक्ट अ हेयरपिन शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि आगे जाके अगेन एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है विच इज द डीसीटी, और ये डीसीटी फर्दर ओपन होता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ऑफ अ नेफ्रॉन एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले. तो लूप ऑफ हेनले के आपको दो लिम्ब देखने को मिल रहे हैं. एक लिम्ब नीचे की तरफ जा रहा है और एक लिम्ब ऊपर की तरफ आ रहा है. तो ये वाला जो लिम्ब है ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये नीचे की तरफ, इसमें आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होगा. वाइल ये वाला जो लिम्ब है दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब बिकॉज यहां पर आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. सो दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, राइट? तो बच्चों, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई हुई है मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में. यू नो वेरी वेल, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू वाटर ओनली. दैट मींस यहां से केवल वाटर जो है वो पास कर सकता है. तो वाटर की यहां पर परमिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बट इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके थ्रू मूव नहीं कर सकते. वाइल जस्ट द ऑपोजिट केस आपको देखने को मिलेगा इन द असेंडिंग लिम्ब. यहां पर असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है. ओके, तो आइए हम यहां पर एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं फाइंडिंग द करेक्ट आंसर विद द इंफॉर्मेशन जो कि मैंने यहां पर लिख दी है. तो चलिए, यहां पर बोला जा रहा है इन द फर्स्ट ऑप्शन दैट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. तो क्या जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है वो परमिएबल नहीं है फॉर वाटर, जैसा कि बोला गया इम्परमिएबल टू वाटर?
नो ना, यहां पर वाटर के लिए इट इज परमिएबल, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज ascending limb of the loop of Henle is permeable to water। तो क्या आपकी जो हेनलेज लूप की ascending limb है वो permeable है to water? No, isn't it? वो तो impermeable थी, इसका मतलब again this statement is also incorrect। Fine, then we move on to option C that says the descending limb of the loop of Henle is permeable to electrolytes। तो क्या जो हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है टू इलेक्ट्रोलाइट्स? नो ना, वो तो इम्परमिएबल है इन दिस कंडीशन, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, एंड ऑब्वियसली यही करेक्ट होने वाला है, जिसमें बोला जा रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये तो परफेक्टली करेक्ट है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, जो कि यहां पर आपको बताया गया है। दैट मीन्स ये वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, हेंस ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट इन दिस केस। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 4 दैट सेज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। दैट मीन्स पे अटेंशन टू दिस वर्ड नॉट। हाँ बच्चों, तो भाई जब भी आपका ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिलीज नहीं होगा। Okay, pay attention. So options are option A atrial natriuretic factor, option B aldosterone hormone, option C ADH that is antidiuretic hormone, या option D renin। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जो कि हमने हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन में बहुत अच्छे से समझा है। तो याद कीजिए, जब भी लो ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम की कंडीशन होती थी, लेट अस राइट डाउन दैट कंडीशन, दैट इज लो ब्लड प्रेशर हो या फिर आप कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम हो, तो ऐसे में कौन से हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म जो थे वो एक्टिवेट हो जाते थे बच्चों? यू रिमेंबर, सबसे पहले तो एक्टिवेशन होता था आपके एडीएच का, है ना। एडीएच जो कि क्या करता है, इसको हम वैसोप्रेसिन भी बुलाते हैं ना, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के ब्लड वेसल्स को और नैरो करवा देता था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता था, इजंट इट। सेकेंडली हमारा सेकेंड मैकेनिज्म जो था जिसे हम बुलाते हैं RAS, that is renin angiotensin aldosterone system। that means यहां पर renin और aldosterone इसी मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये वाला सिस्टम भी अगर एक्टिवेटेड है, दैट मीन्स यहां पर भी आप देखोगे रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन, साथ ही साथ यहां पर जो आपका एल्डोस्टेरॉन है इनका आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एडीएच और रेनिन और एल्डोस्टेरॉन आपके रिलीज होते हैं जब ब्लड प्रेशर लोअर्ड होता है। इसका मतलब ये तीन तो करेक्ट हो नहीं सकते, दीज ऑल हैव टू बी एलिमिनेटेड। सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज atrial natriuretic factor, and this is correct also। you know very well atrial natriuretic factors आपके atrial wall secrete करते हैं जब भी आपके ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम में आपको एलिवेशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स जब भी हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर हाई ब्लड वॉल्यूम हो, उस टाइम पर एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। दैट मीन्स अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इजंट इट। तो इसका मतलब यहां पर the decrease in the blood pressure या volume will not release atrial natriuretic factor। okay, वो तभी रिलीज होगा जब भी ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम हाई हो। okay, that means अगर वो इंक्रीज कर गया हो। hence our correct option would be option A atrial natriuretic factor। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम नंबर 5 फ्रॉम नीट 2017 रीजनल, एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। दैट मींस वी हैव टू फाइंड वो स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग है बच्चों इन दिस केस। तो चलो यहां पर आपको वेरियस स्टेटमेंट दे रखी है फ्रॉम ऑप्शन ए टू डी, तो आइए एक एक करके हम सारी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है दैट सेज लूप ऑफ हेनले इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो भाई यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली इंक्रीज होता है लार्जली ड्यू टू द लूप ऑफ हेनले। इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट? यस, परफेक्टली करेक्ट। आपने पढ़ा है ना, हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर यूरिन, तो उसमें आपको लार्जली जो रोल देखने को मिलता है दैट इज ऑफ द हेनलेज लूप एज वेल एज द वासा रेक्टा। तो इसका मतलब हेनलेज लूप का भी आपको एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है इन दी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, तो वी हैव टू एलिमिनेट, बिकॉज हमें फाइंड करनी है वो स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू थी, इसका मतलब हमें इसको एलिमिनेट करना। okay, then we have is option B। option B says descending limb of the loop of Henle is impermeable to solutes।
देखिए बच्चों, यू नो वेरी वेल, जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है हेनलेज लूप का, वो सिर्फ परमिएबल होता था टू वाटर एंड नॉट द सॉल्यूट्स। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो परफेक्टली करेक्ट है, बिकॉज यहां पर यही तो बोला जा रहा है, जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनलेज लूप है दैट इज इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स। ये स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल functions in the potassium sodium homeostasis। perfectly correct, you know very well, DCT में आपको tubular secretion देखने को मिलता था जिसमें आपको सोडियम एंड पोटेशियम, बेसिकली पोटेशियम आयन का सिक्रीशन देखने को मिलता था इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो जो एक्सेस पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते थे वो सिक्रीट हो जाते थे इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, और वो क्यों होते थे? जस्ट टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। इसका मतलब सोडियम पोटेशियम का जो होम्योस्टैसिस है, दैट मीन्स उसके बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो अपना रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट। हेंस ये वाला स्टेटमेंट भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता बिकॉज ये भी ट्रू था। इसका मतलब अब हमारे पास ऑप्शन डी ही बचा है जो कि करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन डी सेज डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखिए आपको पता ही है जो हेनलेज लूप है उसका डिसेंडिंग लिम्फ होता है परमिएबल टू वाटर, बट यहां तो बोला गया है कि इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट विच वी हैड टू फाइंड। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इटसेल्फ इन दिस केस। तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 6 एंड इट सेज a large amount of about 180 liters of fluid is filtered by the human kidneys per day. Which one of the following renal corpuscle features does not justify this? तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है बेसिकली, पहले तो एक स्टेटमेंट दी गई है हमको कि हम ह्यूमन बींग्स की जो किडनी है वो पर डे अबाउट 180 लीटर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को फिल्टर करती है, विच इज अ वेरी लार्ज अमाउंट, इजंट इट? तो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे जो बोला जा रहा है कि भाई दिए हुए इन रीनल कॉर्पसल्स के फीचर में से हमें उस फीचर को फाइंड आउट करना है जो कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, सो देखिए यहां पर रीनल कॉर्पसल क्या होता है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। रीनल कॉर्पसल, आई होप यू रिमेंबर, इज अनदर टर्म फॉर द मैलफ्यूजन बॉडी, जो कि एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है formed of two parts. One is the Bowman's capsule and the other is glomerulus. ठीक है, तो Bowman's capsule और glomerulus वाला जो पोर्शन है उसे हम टुगेदर बुलाते हैं द रीनल कॉर्पसल। तो आइए मैं इसको यहाँ पर आपको इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ। तो इमेजिन कि ये है आपका Bowman's capsule, ठीक है, और Bowman's capsule की इस कैविटी में आप देखोगे आपको एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी देखने को मिलेगी विच इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो देखो वो ग्लोमेरुलस एक्चुअली फॉर्म्ड होता है बाय द ब्रांचिंग ऑफ एन आर्टीरियोल विच इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टीरियोल। तो ये एक आर्टीरियोल है जो कि ब्लड लेकर आ रहा है और ये एफरेंट आर्टीरियोल अंदर जाकर इस Bowman's कैप्सूल के अंदर ऐसे कैपिलरीज के टफ्ट में डिवाइड कर जाती है। तो यहां पर आपको इस तरीके से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी देखने को मिल रही है। सो दिस इज दी ग्लोमेरुलस एंड ये है आपका Bowman's कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस एंड द Bowman's कैप्सूल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, लेट अस मेंशन दी अदर पार्ट्स आल्सो। तो ये वाली जो आर्टीरियोल है विच इज कॉल्ड दी एफरेंट आर्टीरियोल, तो ये ब्लड को लेकर आ रही है टुवर्ड्स दी ग्लोमेरुलस। फाइन, एंड आप देखोगे यही ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो फर्दर रीजॉइन करती हैं टू फॉर्म अनदर आर्टीरियोल विच इज गोइंग टू बी दी एफरेंट आर्टीरियोल। तो यहां पर ये जो आर्टीरियोल फॉर्म हो रही है दिस इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टीरियोल। तो एक चीज आपको यहां दिख रही होगी, जो ब्लड लेकर आ रही है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस इज द एफरेंट एंड जो लेकर जा रही है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस वुड बी द एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा वो रीनल कॉर्पस्कल का फीचर है जो कि जस्टिफाई नहीं कर पाएगा द स्टेटमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो कि आपकी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस का पहला स्टेप है। बच्चों याद करो, आपने पढ़ा है सबसे पहले स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस के लेवल पे फिल्ट्रेशन होता है विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इजंट इट? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इनमें से कौन सा रीनल कॉर्पस्कल फीचर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को। पहला जो ऑप्शन है दैट सेज द एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर दैन द एफरेंट आर्टीरियोल causing easier outflow of the blood
फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? देखिए, पहली ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। देखो, आपको इस फिगर में ही दिख रहा होगा, आपका जो एफरेंट आर्टीरियल है मैंने उसको वाइडर ड्रॉ किया है और जो इफरेंट आर्टीरियल है वो नैरोअर है, इजंट इट? तो जब तक यहां पर दो एंड्स पे डिफरेंस नहीं जनरेट होगा किसी ना किसी फॉर्म में, तो यहां पर देखो इनके डायमीटर्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली जो ब्लड यहां पर आ रहा था उसके पास इनफ स्पेस थी टू फ्लो, बट यहां पर जो ब्लड जाएगा उसके पास अब कम स्पेस है टू फ्लो। इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पर एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस एक ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड इज गोइंग टू फिल्टर आउट, इजंट इट? तो यहां पर फिल्ट्रेशन हो जाएगी आपके बॉडी फ्लूइड की, राइट? तो इसका मतलब अगर यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा टू द फ्लो ऑफ ब्लड, प्रेशर वुड बी जनरेटेड एट द ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बट यहां तो जस्ट ऑपोजिट आपको दिया है, यहां बोला जा रहा है कि इफरेंट आर्टीरियल जो है वो वाइडर है देन द एफरेंट आर्टीरियल, जिसकी वजह से ब्लड इजीली आउटफ्लो करेगा फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई ना। यू नो वेरी वेल, इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्टीरियल, जिसकी वजह से देयर इज डिफिकल्टी इन द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसका मतलब यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दिस रीनल कॉर्पसल, एंड जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वुड नॉट अकर। तो इसका मतलब यही जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो यही तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ना बच्चों। बाय द टाइम हम बी, सी और डी ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं सो दैट वी कैन वेरीफाई कि हमारा यही आंसर करेक्ट है कि नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को, दैट सेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव लार्ज सरफेस एरिया। वेरी ट्रू, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का आपको यहाँ पर टफ्ट देखने को मिल रहा है ना, तो इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अकर कर सकती है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज परफेक्टली जस्टिफाइंग कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ये फैसिलिटेट कर पाएगी। इसका मतलब सिंस ये जस्टिफाई कर सकती है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर फेनेस्ट्रेटेड एंड हेंस लीकियर देन द अदर कैपिलरीज। याद कीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है बच्चों, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो ज़्यादा परमिएबल हैं टू द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट। द रीजन फॉर दिस इज यहाँ पर जो आपको एंडोथीलियम की लेयर देखने को मिलती है ना, उसमें आपको बीच में पोर्स देखने को मिलते हैं विच आर कॉल्ड फेनेस्ट्रा। तो आपका जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं दे आर फेनेस्ट्रेटेड, वेरी ट्रू है ना, जिसकी वजह से आप देखोगे फिल्ट्रेशन वुड आकर। ठीक है, तो दे आर मोर ऑब्वियसली परमिएबल देन दी अदर कैपिलरीज क्योंकि उनके पास फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है। सिंस ये स्टेटमेंट भी जस्टिफाई कर पा रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को, दैट मींस ये वाला ऑप्शन भी हमें एलिमिनेट करना पड़ता। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी दैट सेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव हायर ब्लड प्रेशर देन दी अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बच्चों, इनके पास ज्यादा प्रेशर क्यों है? ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से फिल्ट्रेशन हो पा रहा है ना। द रीजन फॉर दिस इज द फैक्ट कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स लेकर आ रही हैं ब्लड को टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस एंड जो लेकर जा रही हैं अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, उनके जो आप कह सकते हो डायमीटर है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर डिफिकल्टी होगी टू द फ्लो ऑफ ब्लड तो ब्लड वुड बी फिल्टर्ड आउट, इजंट इट? तो इसका मतलब यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है उनके पास हाई प्रेशर जनरेट होता है बिकॉज इफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर नैरोअर है देन द एफरेंट, इसीलिए हेंस ये स्टेटमेंट भी ऑब्वियसली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को जस्टिफाई कर रही है। दैट मीन्स ये भी यहाँ पर एलिमिनेट की जाती। हेंस फाइनली द ऑप्शन वुड बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इन दिस केस। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 पर, और इस प्रॉब्लम को बच्चों हमें कैसे डील करना है। देखिए यहाँ पर ना आपको एक टैबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दे रखी है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कुछ इन्फ्रेंसेस दे रखे हैं। तो इस डेटा को हमें पहले तो अच्छे से स्टडी करना है, उसके बेसिस पे हमें इन इन्फ्रेंसेस को पहले रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वो इन्फ्रेंसेस हैं जो कि करेक्टली डेटा से मैच कर रहे हैं, और उन करेक्ट इन्फ्रेंसेस के सेट को हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको वेरियस सब्सटेंसेस की लिस्ट दे रखी है जो कि आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। तो सब्सटेंसेस में आपके पास प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया और क्रेटिन प्रेजेंट है, और देखिए कितना अमाउंट में वो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है, वील फाइंड आउट। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में 2 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, 162 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 54 ग्राम यूरिया एंड 1.6 ग्राम क्रेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब ये जो जीएफ बना है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, इसमें से कितना कितना जो सब्सटेंस है वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, तो देखो
टोटल 2 ग्राम्स प्रोटीन्स में से 1.9 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो गए, तो रिमेनिंग जो 0.1 ग्राम है बस वही यूरिन के कॉम्पोजिशन का हिस्सा बना होगा, इजंट इट? तो इसलिए बाकी जो 0.1 ग्राम है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गया है, ठीक है। देन वी सी द ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके पास 162 ग्राम्स प्रेजेंट था, जिनमें से टोटल 162 का अगर आप देखोगे पूरा का पूरा 162 ग्राम्स जो है वो वापस से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी ग्लूकोज जो है वो यूरिन का कॉम्पोजिशन में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसका मतलब जीरो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देन वी हैव इज यूरिया। यूरिया देखिए यहाँ पर 54 ग्राम्स था, जिसमें से 24 ग्राम्स ऑफ यूरिया जो है वो रीअब्सॉर्ब हुआ है बैक इनटू द ब्लड। वाइल अगर आप देखोगे यहाँ पर 30 ग्राम्स जो है रिमेनिंग जो बचा 54 में से अगर हमने 24 हटाया, 30 ग्राम्स जो है वो यूरिन का कॉम्पोजिशन में आपको देखने को मिलेगा। एंड क्रिएटिनिन की बात की जाए, क्रिएटिनिन जो कि एक मेजर वेस्ट है, इसमें अगर आप देखोगे ये 1.6 ग्राम आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट था और ये बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होता है बैक। तो इसका मतलब यानी कि 0 ग्राम्स रीअब्सॉर्ब हुआ है। इसका मतलब टोटल 1.6 ग्राम जो है वो पूरा का पूरा यूरिन के कॉम्पोजिशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देख ली। तो हमने क्या अभी तक देखा बच्चों? देखिए हमने देखा कि जो ग्लूकोज है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो गया है, वाइल जो क्रिएटिनिन है वो बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ है। फर्स्टली अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स में मेजर पोर्शन जो है वो रीअब्सॉर्ब हुआ है, वाइल यूरिया जो है उसका पार्शियल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिला। तो आइए देखते हैं हमने जो इन्फ्लुएंसेस देखे और जो इन्फ्लुएंसेस यहां दे रखे हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए पहला जो इन्फ्लुएंस है दैट इज ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑब्वियसली 162 ग्राम्स में से 162 ग्राम्स वापस पूरा रीअब्सॉर्ब हो गया है, मतलब ये कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हुआ है। तो ये वाला जो इन्फ्लुएंस है दिस इज करेक्ट, ठीक है। देन वी सी यूरिया इज पार्शियली रीअब्सॉर्ब्ड, परफेक्टली करेक्ट है। देखो 54 ग्राम्स में से 24 ग्राम्स तो रीअब्सॉर्ब हुआ है, 30 ग्राम्स रिलीज हुआ है, तो पार्शियल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिल ही गया है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। देन प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड इनटू द यूरिन। तो क्या प्रोटीन जो है वो यूरिन में सिक्रीट हो गए पूरे के पूरे? नहीं ना। 2 ग्राम्स में से 1.9 ग्राम जो है वो वापस पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब हुआ है। इसका मतलब सिर्फ 0.1 ग्राम ही तो आपका यूरिन का पार्ट बना ना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन वी हैव क्रिएटिनिन इज सिक्रीटेड इनटू द यूरिन। यस ऑफ कोर्स दिख रहा है पूरा का पूरा जो क्रिएटिनिन है उसमें से एक भी अमाउंट जो है वो आपको रीअब्सॉर्ब नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा क्रिएटिनिन इज गोइंग टू बी सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये जो 3 इन्फ्लुएंसेस हैं 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट माने जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1, 2 एंड 4 को करेक्ट बताया जा रहा है, एंड दैट इज योर ऑप्शन डी। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इन दिस केस। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 8 फ्रॉम द ईयर 2018 एंड द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो बच्चों कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को या फिर करेक्ट ऑप्शन को जो कि करेक्टली मैचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है। तो बेसिकली ना यहाँ पर आपको अब नॉर्मैलिटीज या फिर आप कह सकते हो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं रिगार्डिंग योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला जो आपको यहाँ पर डिसऑर्डर्स दे रखा है दैट इज ग्लाइकोसूरिया एंड यू नो वेरी वेल ग्लाइकोसूरिया आपको बता रहा है कि यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर ए वाला जो आइटम है वो आपको यहाँ पर 4 से मैच करता हुआ नजर आ रहा है दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो देखिए ए 4 से कहाँ मैच हो रहा है? इन ओनली ऑप्शन डी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होने वाला है, वाइल ये तीनों ऑप्शन हैं दे आर गोइंग टू बी ऑल इनकरेक्ट। चलिए इस डी वाले ऑप्शन के सारे मैचिंग्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वी हैव इज गाउट। याद है गाउट या गाउटी अर्थराइटिस मैंने आपको बताया था, और अर्थराइटिस बता रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलेगा बिकॉज आर्थर वर्ड का मतलब होता है जॉइंट्स एंड आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन को सिग्निफाई करता था। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ योर जॉइंट्स देखने को मिलती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसका मतलब यहाँ पर जो बी वाला है वो मैच करने वाला है विथ योर फर्स्ट वन ओवर हियर। तो B इज मैचिंग विद फर्स्ट जिसमें बोला जा रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। तो B इज मैचिंग विद द फर्स्ट जो कि करेक्टली यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फाइन। देन वी मूव ऑन टू रीनल कैल्कुलाई। रीनल वर्ड बता रहा है किडनी, कैल्कुलाई बता रहा है भाई कि यहाँ पर कैल्शियम के कुछ आपको सॉल्ट्स का डिपोजिशन देखने को मिलने वाला है इनसाइड द किडनी। तो रीनल कैल्कुलाई क्या है? इट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी। और ये जो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स हैं ये कैल्शियम के आपको फॉस्फेट्स या ऑक्सलेट्स देखने को मिल सकते हैं।
राइट तो इसका मतलब सी जो है वो सेकंड से मैच हो रहा है, परफेक्टली करेक्ट ओवर हियर। एंड वी हैव इज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। बता ही रहा है भाई कि नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस है उसमें आपको आइटिस वर्ड क्या बता रहा है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई विल बी सीन। ठीक है, तो इसका मतलब डी इज मैचिंग विद थर्ड, ओवर हियर इट इज करेक्ट। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर वुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 पर। एंड अगेन ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग वाला ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको मैच करने हैं दी आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो यहाँ पर कॉलम 1 में आपको कुछ आइटम्स दे रखे हैं, इनके आइटम्स को देखिए करेक्टली हम मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना आपको कुछ प्रोसेसेस दे रखी हैं और उन प्रोसेसेस का किन किडनी के स्ट्रक्चर्स या पार्ट से एसोसिएशन है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंडीशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो आपको किस पार्ट में देखने को मिलता है? ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ योर ग्लोमेरुलस एंड द बोमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को हम टुगेदर क्या बुलाते थे बच्चों? We used to call it the Malpighian body, याद है? तो Malpighian body और the Malpighian corpuscle is going to be the first one। तो इसका मतलब यहाँ पर A वाला जो है it is going to match with the fourth item of column second। ठीक है, तो A आपका फोर्थ है। तो देखिए यहाँ पर A फोर्थ कहाँ पर है? ऑप्शन A में और C में। इसका मतलब आपका ऑप्शन B और ऑप्शन D यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए देन वी हैव इज द सेकेंड आइटम ऑफ कॉलम 1 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन में किस पार्ट का रोल आपको देखने को मिलता है अमंग दीज? तो यहां पर आपको अच्छे से पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में इंपॉर्टेंट रोल होता है हेनलेज लूप का अलोंग विद द वासा रेक्टा। तो यहां पर हेनलेज लूप इज ओनली मेंशन, तो इसका मतलब बी जो है वो फर्स्ट से मैच करेगा। तो बी देखिए फर्स्ट से कहां मैच कर रहा है? ओवर हियर इन ऑप्शन सी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन सी होने वाला है, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइए ऑप्शन सी के हम बाकी के जो ऑप्शन है या फिर आप कह सकते हो मैचिंग है उनको वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कौन करवाता है? ऑब्वियसली किडनी फॉर्म करती है ना यूरिन को, तो यूरिन को हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है आगे, तो वो कौन कैरी करके लेकर जाएगा? यूरेटर्स, राइट। तो सी यहां पर सेकंड से मैच करेगा, तो देखिए सी यहां पर सेकंड से मैच है भी। और लास्टली वी हैव द स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो है वो टेम्पररीली कहां पर स्टोर होती है? इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर आपका जो डी आइटम है ऑफ कॉलम 1 इज मैचिंग विद द थर्ड आइटम ऑफ कॉलम 2। तो यही भी आपका करेक्टली यहां पर मेंशन है। हेंस द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन सी। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि हमसे पूछी गई थी इन द ईयर 2019। The question says which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine। तो दिए हुए इन फैक्टर्स में से कौन सा वो फैक्टर है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो ऑप्शन ए है दैट इज सेइंग मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑब्वियसली यही तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। याद है ना आप सभी को, किडनी में जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता जाता है। तो देखो इसको हम कैसे समझेंगे, यहां पर इमेजिन कर लेते हैं ये एक किडनी में बड़ी सी बना देता हूं। ठीक है, तो हम इसको ना 3 रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो लेट अस डिवाइड इट फर्स्टली। तो ये बाहर वाला जो रीजन है जैसा कि आप सभी जानते हो दिस इज द कॉर्टिकल रीजन। ठीक है, और जो अंदर वाला रीजन है दिस इज गोइंग टू बी द मेडुला। तो देखो मेडुला वाले रीजन को भी ना मैं आउटर और इनर मेडुला में डिवाइड कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज योर कॉर्टेक्स, ये वाला जो रीजन है दिस इज द आउटर मेडुला, तो इसको मैं शॉर्टली OM लिख देता हूं। और ये जो अंदर वाली स्पेस है दिस इज गोइंग टू बी द इनर मेडुला। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही हम कॉर्टेक्स से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग डीपर इनटू द मेडुला, तो आप देखोगे जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम वो इंक्रीज करता जाता है और वो 4 टाइम्स तक बढ़ जाता है। तो इनिशियली कॉर्टेक्स में जो आपको मेडुलरी या जो इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो देखने को मिलेगा एट 300। ठीक है, बट जैसे जैसे आप यहाँ कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ जाएंगे तो देखिए कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ऐसे 300 से 600 हो गया, 600 से ये 900 एंड फाइनली जो डीपर मेडुला वाले पोर्शन है वहां पर ये 1200 तक चला जाता है। तो इसका मतलब एज यू मूव अक्रॉस द किडनी फ्रॉम द कॉर्टिकल रीजन टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी रीजन, तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी
जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको कि हम ऑस्मोलैरिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं वो बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स यहां पर कंडीशन है हाइपर ऑस्मोलैरिटी। तो यहां पर हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इनर मेडुला इज गोइंग टू मेंटेन और बेसिकली इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम है उससे वाटर बाहर आता जाता है जस्ट टू मेंटेन दैट ऑस्मोटिक बैलेंस। इसीलिए बार बार जब पानी आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाहर आता जाएगा फ्रॉम दी डिसेंडिंग लिम ऑफ दी हेनलेस लूप तो यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन इन दिस केस। बाकी के ऑप्शंस भी हम देख ही लेते हैं बच्चों। देखिए यहां बोला जा रहा है ऑप्शन बी में दैट इज सिक्रीशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो इरेथ्रोपोइटिन तो सिक्रीट करता है बट इरेथ्रोपोइटिन का कोई रोल आपके यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। इरेथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसीज के प्रोडक्शन को एट द लेवल ऑफ बोन मैरो स्टिमुलेट करता है, ना कि आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करवाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, देन वी हैव इज ऑप्शन सी दैट सेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक प्रेशर ट्रेमेंडस प्रेशर जनरेट होता है ना जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता था, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? नहीं ना, बिकॉज यू नो वो प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है सच दैट कि ब्लड का जो प्लाज्मा कंटेंट है ना वो पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट बाहर आ जाता है एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और आपको पता है ब्लड में भी ज्यादा अमाउंट में आपको वाटर देखने को मिलता है, तो मतलब वाटर जो है वो प्लाज्मा के कंटेंट के पार्ट ही हुआ और वो बाहर आ जाएगा एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ऐसे में आपको डाइल्यूट यूरिन ही तो देखने को मिलेगी, कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हो जाएगी? इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही है बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन वी हैव इज ऑप्शन डी दैट सेज लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना देगी? आपको पता है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो डाइल्यूट यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। बट अगर इसका लेवल ही लो होगा तो ये अपना रोल इफेक्टिवली कैसे प्ले कर पाएगा? इसंट इट? तो इसका मतलब यहां पर भी आपको ये वो कंडीशन नजर नहीं आ रही है जो कि आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगी। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 11 दैट सेज यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। तो हीमोडायलिसिस के टाइम पर इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल किडनी इनमें से कौन सी कंडीशंस को अराइज कर सकती हैं? राइट, तो बेसिकली यहां पर आपको मल्टीपल कंडीशंस दे रखी हैं और इन कंडीशंस में से हमें फाइंड आउट करना है वो कंडीशन जो कि आर्टिफिशियल किडनी के इस्तेमाल होने की वजह से अराइज हो सकती हैं। तो जो पहला आपकी कंडीशन है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी। तो क्या आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होने लगेगा या एक्यूमुलेट होने लगेगा? नहीं ना, बिकॉज यू नो वेरी वेल हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बल्कि ये तो बॉडी से आपके नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट को और कम कर रही है, ना कि बढ़ा रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो ये कंडीशन तो अराइज नहीं होगी भाई। देन वी हैव इज the second condition that says non-elimination of excess potassium ions। तो क्या ये वाली कंडीशन आपको अराइज करती हुई नजर आएगी? देखो, अगर पोटेशियम आयंस एक्सेस में है तो इसका मतलब ये बॉडी में ऑस्मोटिक डिसबैलेंस कॉज करेगा ना। और आपको पता है किडनीज का दूसरा फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। और सिंस ये आर्टिफिशियल किडनी है बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी मतलब हम सिंपली बात कर रहे हैं डायलाइजिंग यूनिट की, जिसमें आप देखते हो कि डायलाइजिंग फ्लूइड जिसका कि कॉम्पोजिशन प्लाज्मा के बराबर ही है, राइट। तो अगर पोटेशियम आयंस ब्लड में ज्यादा होंगे तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड में जो सेलोफिन मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं उनके थ्रू बाहर आ जाएंगे ना, बिकॉज सेलोफिन मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब पोटेशियम आयन जो एक्सेस अमाउंट में है दे विल कम आउट इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, जो कि बार बार कॉन्स्टेंटली रिन्यू किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयन जो है वो एलिमिनेट होंगे अगर वो एक्सेस अमाउंट में है, बट यहाँ लिखा है नॉन एलिमिनेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं ना, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। Fine, okay. Then we see the third condition that says reduced absorption of calcium ions from the gastrointestinal tract। देखो बच्चों, आर्टिफिशियल जो किडनी का इस्तेमाल होता है हीमोडायलिसिस में, उस टाइम पर आयंस भी बाहर आते हैं। अब फॉस्फेट आयंस जो हैं वो ब्लड से अगर प्रेजेंट हैं तो वो बाहर आ जाते हैं इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। अब फॉस्फेट आयंस जो है वो अकेले बाहर नहीं आते हैं, दे कम अलोंग एज दी कैल्शियम फॉस्फेट्स। तो इसका मतलब कैल्शियम आयंस भी बाहर कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट आउट होते जाएंगे इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो इसीलिए दिस लीड्स टू
reduced absorption of your calcium ions from the gastrointestinal tract. तो आपको जो GI ट्रैक्ट है वहां से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, बिकॉज कैल्शियम आयन जो है वो डायलिसिस के टाइम पर आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू बार बार एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर ये कंडीशन जो है वो करेक्ट मानी जाएगी. सो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी correct in respect to the artificial kidney. Okay, then we have is the last one, that is reduced RBC production. Definitely you know very well kidney का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट किडनीज के जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, जो जेजी सेल्स है ना, दे सिक्रीट व्हाट, दे सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को. अब इमेजिन करो आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी पर्सन के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी किडनीज जो होंगी वो मैल फंक्शनिंग कर रही है ना, किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, तभी तो वो हीमोडायलिसिस अंडरगो कर रहा है ना पर्सन. इसका मतलब उसकी बॉडी में किडनीज आर नॉन फंक्शनल, तो मतलब एरिथ्रोपोएटिन जो पोएटिन है वो नॉर्मल किडनी से प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, और आर्टिफिशियल जो किडनी या हीमोडायलिसिस के टाइम पर यूज होने वाला जो डायलाइसिंग यूनिट है उसमें भी कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है जो कि क्या सिक्रीट करे, एरिथ्रोपोएटिन को. इसका मतलब एरिथ्रोपोएटिन की बॉडी में कमी होने लगेगी, एंड इसकी वजह से आरबीसी का जो प्रोडक्शन है या स्टिमुलेशन है टू प्रोड्यूस आरबीसी वो यहाँ पर कम हो जाएगा. तो यहाँ पर रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा. एरिथ्रोपोएसिस की जो प्रोसेस है इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर वो आपको डिक्रीज नजर आएगी. इसीलिए ये वाली जो कंडीशन है, दिस कुड अराइज व्हेन अ पर्सन is actually undergoing hemodialysis with the help of artificial kidney. तो यानी कि ये वाला जो कंडीशन है ये भी करेक्ट है. तो भाई कौन कौन सी यहाँ पर कंडीशंस करेक्ट हैं? देखिए ओनली सी एंड डी. तो सी एंड डी यहाँ पर किस ऑप्शन में करेक्ट बताया जा रहा है? ऑप्शन बी में. हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ. तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर प्रॉब्लम नंबर 12, एंड द प्रॉब्लम सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस. तो बच्चों दिए हुए इन फैक्टर्स या फिर आप कह सकते हो ऑप्शंस में से कौन सा वो फैक्टर है जो कि डायूरेसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, रोकता है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायूरेसिस क्या है बच्चों. तो याद होगा आप सभी को मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में मैंने आपको बताया था, डायूरेसिस बेसिकली टर्म दिया जाता है जब प्रोडक्शन होता है डाइल्यूट यूरिन का, यानी कि बहुत ज्यादा वाटरी अगर यूरिन प्रोड्यूस होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायूरेसिस. तो देखो यहां पर आपको डाइल्यूट, जिसको कि हम कह सकते हैं वाटरी यूरिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है बच्चों, ओके. सो डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन हमें प्रिवेंट करना है. इसका मतलब क्या हुआ, हमें कैसी यूरिन प्रोड्यूस करनी है? ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अगर हम क्वेश्चन को अलग तरीके से समझें तो प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस मतलब आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करनी है. तो उसमें इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसका फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करेगा? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को, दैट सेज मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच. तो हमें भाई एडीएच हार्मोन का बोला जा रहा है अंडर सिक्रीशन क्या मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस होगा? तो देखो बच्चों आपको अच्छे से पता है ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये डायूरेसिस की प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क करता है. मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है ताकि बहुत कम पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो सके, बिकॉज मैक्सिमम वाटर जो है वो बॉडी में वापस से हमें रीअब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि उसका लॉस ना हो पाए. तो ऐसे में ADH का सिक्रीशन वुड बी हेल्पफुल. बट यहां बोला जा रहा है कि ADH का अंडर सिक्रीशन क्या ज्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा? नहीं ना, बिकॉज ADH का अगर अंडर सिक्रीशन होगा, मतलब अगर ADH ही सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ज्यादा पानी भी रीअब्जॉर्ब बैक नहीं होगा इनटू द ब्लड. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर जो है वो अगर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इसका मतलब वो यूरिन की फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो इसका मतलब यहां पर डायूरेसिस की प्रोसेस तो ये रोक नहीं पाएगा. इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. ठीक है, ओके. देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन बी, दैट सेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन. तो भाई इस वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो कि कौन सिक्रीट करता था, इट इज सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनने वाला ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है बच्चों, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में से सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाता है और साथ ही साथ इन टर्न वाटर के भी रीअब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करेगा. एंड यू नो वेरी वेल बिकॉज एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करने वाला था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को वैसे भी फैसिलिटेट करता था. तो सोडियम आयंस अगर आपके रीनल ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब होने वाले हैं तो क्या होगा, वाटर भी पीछे पीछे आ जाएगा ना. इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वाटर रीनल ट्यूब्यूल से कहां चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, यानी कि ब्लड का वो कॉम्पोजिशन बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ,
आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वापस से रीअब्सॉर्ब्ड बैक हो गया, मतलब अब ये वाटर अवेलेबल नहीं है टू बी एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इस कंडीशन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स आपकी डायूरेसिस की जो प्रोसेस है उसका यहां पर प्रिवेंशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यही वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा इन दिस केस। Isn't it or not? Right. Then अगर हम देखें ऑप्शन सी एंड डी को भी यहां पर हम देख लेते हैं एक बारी, ताकि हम वेरीफाई कर सके कि हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो देखिए यहां पर सी ऑप्शन में बोला जा रहा है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, दैट इज एएनएफ, जो कि हमारे एट्रियल वॉल सिक्रीट करती थी, दे कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। क्या ऐसा होता है? वेरी वेल, जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है वो वैसोडाइलेशन करता है। ओके, तो इसका मतलब पहली चीज तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई, हेंस हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी दैट सेज डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय द जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स जो कि एक एंजाइम सिक्रीट करते थे रेनिन, जो कि रास मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करता है, तो क्या इसका सिक्रीशन अगर लेस हो जाएगा तो उसकी वजह से आपकी डायूरेसिस की प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगी? नॉट एट ऑल, बिकॉज ये क्या करने वाला है, रेनिन हार्मोन ने आपने देखा था ये एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को प्रमोट करवाता था, याद है ना? तो देखो आपको पता है रेनिन जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू अगर वो रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में, तो आपका मोर एंड मोर सोडियम आयंस एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। बट अगर यही सिक्रीट कम अमाउंट में होगा, यानी कि डिक्रीज इन इट सिक्रीशन अगर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन सफिशिएंट अमाउंट। और अगर एल्डोस्टेरॉन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा तो सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर भी वाटरी यूरिन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता। सो फाइनली द ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13, जो कि एक सुपर इजी क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2020 एंड द क्वेश्चन सेज प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो भाई इनमें से कौन सी कंडीशन अगर यूरिन में आपको देखने को मिलती है दैट मीन्स एक पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन बी यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, ऑप्शन सी यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया, या ऑप्शन डी रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो बच्चों यहां पर यूरिन की कंडीशन पूछी गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है अगर एक पर्सन डायबिटीज मेलिटस से सफर कर रहा है, इसका मतलब उसके यूरिन में आपको ग्लूकोज की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, राइट? तो ऐसा पर्सन जो है अपनी यूरिन में एक्सेस ग्लूकोज को भी एक्सक्रीट आउट करता है। इसका मतलब अगर यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बुलाते थे बच्चों? We used to call it glycosuria, right? तो इसका मतलब glycosuria condition, because आपको पता है glycose word is always for the sugar and urea word is for the urine. इसका मतलब यूरिन में अगर ग्लूकोज का प्रेजेंस है that is glycosuria, and यहां पर जो वर्ड है कीटोन्यूरिया that means the presence of ketone bodies in the urine also, ये दोनों ही कंडीशंस आपको इंडिकेट करती हैं कि पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, राइट? तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। वाइल अगर हम बाकी के ऑप्शन भी देख लें तो यूरेमिया क्या है बच्चों? ईमिया वर्ड जब भी लगता है ना बच्चों, वो ब्लड की कंडीशन को बताता है, ना कि यूरिन की। ओके, तो इसका मतलब यहां पर यूरिया का प्रेजेंस तो है बट इन द ब्लड, तो ये कंडीशन आपको डायबिटीज को इंडिकेट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही जाता, राइट? और साथ ही साथ जो रीनल कैल्कुलाई है ये बताता है प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स इन द किडनी, तो इसका मतलब वो आपको किडनी स्टोन्स के फॉर्म में डिपॉजिटेड नजर आएंगे, राइट? जो कि क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं टू द फ्लो ऑफ यूरिन। इसका मतलब ये कंडीशन भी आपके डायबिटीज मेलिटस से रिलेटेड तो नहीं है। फाइन, देन वी हैव इज यूरेमिया, अगेन ये कंडीशन ब्लड से रिलेटेड है, नॉट द यूरिन। इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो जाता, वाइल कीटोन्यूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज। देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज रीनल कैल्कुलाई, अगेन ये भी रॉन्ग है भाई, ये किडनी स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसका मतलब ये आपको डायबिटीज के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं देता है। वाइल वी हैव हाइपरग्लाइसीमिया, तो हाइपर मतलब होता है एक्सेस, ओके, ग्लाइकोज वर्ड इज ऑलवेज फॉर शुगर, बट ईमिया वर्ड बता रहा है द कंडीशन ऑफ द ब्लड, नॉट द यूरिन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए। तो बच्चों, our next problem number 14 would be from NEET 2021 and the question is erythropoietin hormone which stimulates RBC formation
इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चों जो इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो कि आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है वो कौन बनाता है? ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास, ऑप्शन बी द सेल्स ऑफ द रोस्ट्रल एडिनो हाइपोफाइसिस, ऑप्शन सी द सेल्स ऑफ द बोन मैरो, या फिर ऑप्शन डी द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। यू नो वेरी वेल बच्चों, आपको पता है इरेथ्रोपोएसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है हार्मोन इरेथ्रोपोएटिन, और इरेथ्रोपोएटिन को सिक्रीट करती हैं आपकी किडनीज, और किडनीज में भी कौन से सेल, मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में बार बार बताया हुआ है, दोज आर दी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, राइट, जेजी सेल्स जिन्हें हम शॉर्टली बुलाते हैं। तो ये वो सेल्स हैं किडनीज के जो कि सिक्रीट करते हैं इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन को, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद बोन मैरो में प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करता है और स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो बच्चों हमारी प्रॉब्लम नंबर 15 है फ्रॉम द ईयर 2022 एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट पाए। तो भाई दिए हुए इन ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना नाइट्रोजनस वेस्ट पेस्ट या फिर पेलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? तो बच्चों यहां पर ना ये चैप्टर का इंटीग्रेशन कर दिया गया है विद एनिमल किंगडम चैप्टर। देखो हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर के बिगिनिंग में ही यहाँ पर एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं, जिनमें आपको पता है अमोनिया इज वन ऑफ द वेस्ट, यूरिया भी है और यूरिक एसिड भी है। और ये तीनों ही टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये अलग अलग एनिमल ग्रुप्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। बट आपको पता है इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हो वाटर कंजर्व होने के बाद एक्सक्रीट आउट होता है। इसका मतलब वो मिनिमम वाटर लॉस करता है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट ही एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स या फिर पेस्ट। तो वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता था बच्चों? दैट वॉज यूरिक एसिड। इसका मतलब यूरिक एसिड वो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि पेस्ट और पेलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। और कौन से थे वो एनिमल ग्रुप्स जो कि आपको चीफली यूरिकोटेलिक देखने को मिलेंगे, यानी कि दे आर गोइंग टू बी चीफली एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड एज द नाइट्रोजनस वेस्ट? तो आपको याद होगा द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स वर दोज एनिमल ग्रुप्स जो कि मेजरली आपको यूरिक एसिड को पेलेट्स या फिर पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हुए नजर आते हैं। सो आपको पता है रेप्टाइल्स में आते हैं आपके लीजर्ड्स एंड स्नेक्स, वाइल्ड बर्ड्स तो आप जानते ही हो, और इवन लैंड स्नेल्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। तो यहां पर दिए हुए ऑप्शंस को आपको पहले अच्छे से समझना है, बिकॉज यहां पर आपको एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। तो अगर आपका एनिमल किंगडम वाला पोर्शन स्ट्रांग है, अगर आपको साइंटिफिक नेम्स पता है, इसका मतलब आप इजीली अपना आंसर ढूंढ लोगे। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि यहां पर दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बर्ड्स या रेप्टाइल्स या फिर लैंड स्नेल की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहां पर वी हैव हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आई होप आप सभी को याद होगा, इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द सी हॉर्स। तो सी हॉर्स जो है वो एक फिश है, इसका मतलब वो अमोनोटेलिक होगी, वो अमोनिया सिक्रीट करेगी जो कि सबसे ज्यादा वाटर के साथ एक्सक्रीट आउट होता है। तो उसके रिमूवल के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए, राइट? तो इसका मतलब हिप्पोकैम्पस तो हमारा करेक्ट आंसर हो नहीं सकता, वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन। देन वी हैव इज पैवो। पैवो आई होप आप सभी को याद होगा, पैवो हमारे ऑब्वियसली नेशनल बर्ड का साइंटिफिक नेम है एंड दैट इज पीकॉक। तो इसका मतलब पीकॉक एक बर्ड है, और अगर वो बर्ड है तो इसका मतलब वो यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड को वो एक्सक्रीट आउट करती है। इसका मतलब वही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पेस्ट और पेलेट के फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रहा है। दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट ऑप्शन बी पैवो वुड बी द करेक्ट वन। वाइल अगर हम ऑप्शन सी और डी को भी देख लें तो देखिए आपको पता है जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज ऑर्निथोरिंकस। याद है आप सभी को इसका, ये क्योंकि एक्सेप्शनल केस है इसका नाम याद होना चाहिए। ऑर्निथोरिंकस क्या है? ये एक मैमल है। बिकॉज ये एक्सेप्शनल क्यों है? सारे मैमल्स आप जानते हो दे आर विविपैरस, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। वाइल अगर हम बात करें ऑर्निथोरिंकस की तो ये अकेला ऐसा मैमल है जो कि ओवीपैरस है। इसका हमें एग्जाम्पल इसीलिए याद होना चाहिए, इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर दी प्लैटिपस जो कि ओवीपैरस है एज अ मैमल। तो इसका मतलब अगर ये मैमल है, और मैमल्स आप जानते हो दे आर यूरियोटेलिक, वो यूरिया सिक्रीट करते हैं, सॉरी एक्सक्रीट करते हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन डी सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा की अगर बात की जाए, आप जानते हो सैलामेंड्रा इज द साइंटिफिक नेम फॉर सैलामेंडर जो कि एम्फीबियन है, और अडल्ट एम्फीबियंस आप जानते हो सभी के सभी यूरियोटेलिक होते हैं। दैट मीन्स दिस ऑप्शन वुड ऑल्सो हैव बीन एलिमिनेटेड। Hence our correct option, which is finally correct, would be option B.
तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज अवर प्रॉब्लम नंबर 16 दैट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। तो दिए हुए इन हार्मोन्स में से कौन सा वो हार्मोन है बच्चों जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में अपना रोल प्ले करता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी एल्डोस्टेरॉन या ऑप्शन डी एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो देखो बच्चों, आपने मेरा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग तो पढ़ा ही है मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में। तो आप सभी को मैंने बताया था कि कुछ हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं जो कि किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। और किडनी का फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं है, साथ ही साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन को वो मेंटेन रखते हैं, राइट। और उसमें 3 हॉर्मोन्स का बेसिकली आपको रोल देखने को मिलता था। वन वॉज योर ADH, राइट। याद है आप सभी को ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन तब इसका एक्टिवेशन या आप कह सकते हो इसका जो सिक्रीशन है वो तब ट्रिगर होता था जब ब्लड प्रेशर लो हो, राइट। तो ये क्या करता था, ये जाके आपके DCT पार्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन में जाकर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देता था, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता था। इसका मतलब ये जो हार्मोन है ये ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने में हेल्प कर रहा है, ना कि रिड्यूस करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इजंट इट। देन द सेकेंड हार्मोन जो था वो हमारे एट्रिया के वॉल सिक्रीट करते थे और उसे हम बुलाते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। याद है आप सभी को, इसे हम अब्रीविएट करते थे एज ANF। और ये पर्टिकुलर हार्मोन हमारे एट्रियल वॉल्स तब सिक्रीट करती हैं जब ऑलरेडी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई प्रिवेल कर रहा है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ये पर्टिकुलर जो हार्मोन है ये क्या करने वाला है, ये आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इवन जो रास का मैकेनिज्म है आपको याद होना चाहिए। तो रास मैकेनिज्म दोनों को ही क्या करने वाला है, अपोज करेगा। और आप जानते हो एक चीज, तो देखो मैं आपको कुछ चीजें यहां पर मेंशन करता भी जा रहा हूं। जो ANF है उसको कौन सिक्रीट करता था, इस बात को मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल। और ये क्या कर रहा है, दिस इज गोइंग टू अपोज योर ADH एंड रास मैकेनिज्म। याद होगा आप सभी को, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो देखो ADH जो है वो क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर रहा है। सिमिलरली रास भी ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है। इसका मतलब अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन इन दोनों मैकेनिज्म्स को क्या कर रहा है, आप देखोगे इनको अपोज करेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका मतलब ये इनका जो इफेक्ट है यानी कि ब्लड प्रेशर का एलिवेशन है उसको भी अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर वुड बी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। और इसको नाट्रियूरेटिक क्यों बुलाते हैं, बिकॉज ये सोडियम के एक्सक्रीशन को एक तरह से स्टिमुलेट करता है इन द यूरिन। देखो कैसे, आपको याद होगा ADH क्या करता था, ADH कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता था, है ना। बट ये अपोज कर रहा है, इसका मतलब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा नहीं, मतलब मैक्सिमम वाटर जो है वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा। दैट मींस इट विल लीड टू डायूरेसिस। और साथ ही साथ यहां पर जो रास मैकेनिज्म में ये जो सेकंड A है, दिस स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरॉन। तो बच्चों ये जो एल्डोस्टेरॉन है ना, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। और ये हार्मोन क्या करने वाला है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को स्टिमुलेट करता है इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो भाई वहां पर DCT और कलेक्टिंग डक्ट्स में ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो वहां पर अपने आप बढ़ जाएगा। बिकॉज कंडीशनली अगर हम सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे बैक इनटू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, तो पानी भी पीछे पीछे आप कह सकते हो पैसिवली उसको फॉलो करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता था इन द ब्लड वेसल्स। बट अगर मैंने बोला कि ANF ने इस रास मैकेनिज्म को भी अपोज कर दिया, इसका मतलब उसने एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन को भी यहां पर अपोज किया हुआ है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब मैक्सिमम सोडियम जो है वो यूरिन में पास आउट हो जाएंगे। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नाट्रियूरेसिस। तो नेट्री वर्ड का मतलब होता है सोडियम एंड यूरेसिस मतलब द प्रेजेंस इन द यूरिन। तो यूरिन में अगर सोडियम का प्रेजेंस होगा दैट इज नाट्रियूरेसिस। फाइन। तो ये एट्रिया से सिक्रीट होने वाला हार्मोन नाट्रियूरेसिस करवाता है एंड देन
Hence we call it atrial natriuretic factor, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इन ब्रिंगिंग डाउन द ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन बी होगा। वाइल अगर हम बात करें एल्डोस्टेरॉन की और एंजियोटेंसिन सेकेंड की, तो ये दोनों आपके रास सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अगेन जस्ट लाइक एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके लो ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर देते हैं। तो इसका काम क्या है, टू एलिवेट द ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये ऑप्शंस भी रॉन्ग हो जाते। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 पर। दैट सेज टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशंस नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ। तो बच्चों जो एनिमल्स का लैंड पर अडेप्टेशन हुआ, यानी कि उन एनिमल्स का जो कि लैंड पे रहना स्टार्ट किए, उनको इनमें से कौन सी कंडीशंस को नेसेसरीली अडेप्ट करना था। सो ऑप्शन ए इज हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। ऑप्शन बी लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। ऑप्शन सी लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड यूरिया। या ऑप्शन डी हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड यूरिया। तो बच्चों यहां पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आपको अच्छे से पता है 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़े थे। वन इज योर अमोनिया, देन वी हैव इज यूरिया एंड थर्डली वी हैव इज यूरिक एसिड। यही 3 थे ना? ओके अब आपको पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म कौन सा है। मोस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल द 3 नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया, राइट? तो दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा था इन तीनों में? ऑब्वियसली यूरिक एसिड, ठीक है? सो दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो अमोनिया है ना बच्चों, दिस इज हाईली वाटर सॉल्युबल और इसीलिए इसके एक्सक्रीशन के लिए आपको मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है। सो ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिक्वायर्स maximum water for removal. But when we talk of uric acid least toxic भी है, least water soluble भी है। इसका मतलब इसको minimum water required होगा for elimination, ठीक है? So यहां पर minimum water requirement आपको देखने को मिलेगी। और यूरिया जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका मतलब यूरिया जो है वो लेसर टॉक्सिक है दैन अमोनिया, बट इट इज मोर टॉक्सिक दैन द यूरिक एसिड। सिमिलरली ये यहां पर लेसर सॉल्युबल इन वाटर होगा दैन अमोनिया, बट मोर सॉल्युबल इन वाटर होगा दैन द यूरिक एसिड। तो ये कंपैरिजन आपको समझना है। तो देखो बच्चों, ये जो अमोनिया है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि वो एनिमल्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते होंगे, उन्हें हम क्या बुलाते थे? अमोनोटेलिक, राइट? तो ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअसली इतना वाटर, मैक्सिमम वाटर चाहिए होगा फॉर द रिमूवल ऑफ दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऐसे में अगर ये ऑर्गेनिज्म इतना पानी लूज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती थी ना। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने ऐसे एनिमल्स को जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको एक्वाटिक हैबिटेट में ही ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी एक्वाटिक हैबिटेट, राइट? बट जैसे जैसे एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ मूव किए, तो वहां पर दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सो मच ऑफ वाटर, इसीलिए उन्होंने यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे में यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल कम है, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो वाटर की कम होगी फॉर एक्सक्रीशन। इसीलिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वुड बी ऑप्शन बी। देखिए जहां बोला जा रहा है लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड वर द नेसेसिटीज जो कि रिक्वायर्ड थी बाय द terrestrial adaptations of the animals. So I hope this question is also very clear और ये ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। रिमेंबर आपके हाईली टॉक्सिक वेस्ट नहीं है यूरिया और यूरिक एसिड, हाईली टॉक्सिक आपका अमोनिया है, बट अमोनिया तो एक्वाटिक हैबिटेट में प्रेजेंट एनिमल्स शो करते हैं एक्सक्रीशन के टाइम पर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। सो फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन बी। तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की ओर, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 18 एंड द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो बच्चों यहां पर आपको इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी हैं फ्रॉम ए टू ई। तो इन स्टेटमेंट्स को पहले तो आपको केयरफुली रीड करना है और फाइंड करना है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फ्रॉम दी
ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम पहले तो सबसे पहले सारी स्टेटमेंट्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारी, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट्स द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपको समझ में अगर तभी आएगी, देखिए अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो देखा है, आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग देखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से अभी तक समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर बात हो रही है रास मैकेनिज्म की, है ना। तो रास मैकेनिज्म में आपने देखा था जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये अपना चीफ रोल प्ले करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो एक्टिव फॉर्म माना जाता है ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन सिक्रीट करता था इस प्लाज्मा प्रोटीन को? द लीवर। तो लीवर का ये कंप्लीटली एक्टिवेटेड फॉर्म है। आपको पता है ना, एंजियोटेंसिनोजन पहले तो एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, जो कि एंजाइम सेक्रेट होता है बाय द जेजी सेल्स और द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता था, जो कि फर्दर एक्टिवेट होता है बाय द रिमूवल ऑफ 2 अमीनो एसिड्स, और वो कन्वर्जन जो है कैरी आउट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, दैट वाज कॉल्ड एस। उसका अगर हम उसको पूरी तरह से एक्सपैंड करेंगे, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो उस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवा देता था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, और इसके 2 फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने आपको। पहला फंक्शन ये क्या करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था, यानी कि ब्लड वेसल्स की नैरोइंग करवाता था। अब अगर ब्लड वेसल की नैरोइंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ब्लड वॉल्यूम उसमें फ्लो कर रहा था उस पे अब उसको स्पेस कम मिलेगी टू फ्लो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर वुड एलिवेट, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंडली जो इसका फंक्शन था एंजियोटेंसिन सेकंड का, ये जाके आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट क्यों था बच्चों? क्योंकि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट्स में क्या क्या आता था? ऑब्वियसली योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये सोडियम का क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये इसका मेन फंक्शन था बच्चों। तो इसीलिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसके आगे हम एक टिक लगा लेते हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। फाइन। तो देखिए मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो इमेजिन आपको ऐसे करना है कि अगर ये आपकी डीसीटी है, ठीक है, और ये जा रहा है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और डीसीटी को सराउंड करके रख रही है क्या? द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो लेट अस इमेजिन, मैं यहां पर अलग कलर से उसको बना देता हूं। तो इमेजिन कि यहां पर ये आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी जा रही हैं, ठीक है। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो देखो क्या होने वाला है, अगर यहां पर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ है ब्लड में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ऑलरेडी क्या आ रहा है? दी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि आपको पता है हार्मोन जो है, क्योंकि ये एंडोक्राइन हार्मोन है तो ये ब्लड स्ट्रीम में ही आ रहा होगा। तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इनमें एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब ये पास आउट होगा इनटू दीज रीनल ट्यूब्यूल तो ये क्या करवाएगा? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां से सोडियम का क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सोडियम फ्रॉम दिस डीसीटी एंड यहां पर आप देख सकते हो ना कलेक्टिंग डक्ट्स, इनसे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो कर रहा था इन द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उसमें सल्यूट का इनवर्ड मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से वो हाइपरटोनिक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर एक ग्रेडियंट डेवलप नहीं हो जाएगा, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यहां पर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना, क्योंकि सल्यूट तो यहां से कहां मूव कर रहे हैं? इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आपकी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में हाइपोटोनिक कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, वाइल जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी। तो सोडियम तो भले ही यहां पर मूव कर जाएगा एक्टिवली, बट पैसिवली इसी को फॉलो करके कौन पीछे पीछे आ जाएगा? वाटर, इजंट इट? तो वाटर भी क्या होगा यहां पर? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, इजंट इट और नॉट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी वो ज्यादा एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन विल लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। सो वी विल पुट अ टिक अगेंस्ट दिस आल्सो, ठीक है, फाइन। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट दैट सेज ANF। याद है इसका फुल फॉर्म? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर acts as a check on the renin angiotensin mechanism,
परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि ANF अपोज करता है RAS और ADH दोनों के मैकेनिज्म को। तो इसका मतलब यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियसली चेक कर रहा है, मीन्स अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो देखो ABC तो करेक्ट आ ही गई है अभी तक। देन वी मूव ऑन टू द D स्टेटमेंट दैट सेज ADH, दैट इज योर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बच्चों आपको पता है ये क्या करवाता था? देखो यहां बोला गया है इट कॉजेज वासोडाइलेशन, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी? याद कीजिए। देखो मैंने आपको बोला था जो ADH है इसका एक और नाम होता था, इसको हम वासोप्रेसिन भी बुलाते थे। याद है आप सभी को? इसको वासोप्रेसिन बुलाते थे, क्यों? बिकॉज ये ब्लड वेसल्स को प्रेस यानी कि एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसका एक कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होगा, तो मतलब ये वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ये वासो डायलेशन तो नहीं करवा रहा है ना, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी ई स्टेटमेंट दैट सेज वासोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो क्या आपका जो वासोप्रेसिन है वो आपका एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज करता है? नो, इट इज रिलीज्ड बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो गया, इजंट इट? ओके, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जिसमें कि आपकी स्टेटमेंट A, B एंड C को करेक्ट बताया जा रहा है। हेंस यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट है वुड बी ऑप्शन A इटसेल्फ, जहां पर ऑप्शन A या स्टेटमेंट A, B एंड C को करेक्ट बताया जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो अब हम मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, और तब तक के लिए जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।